Very good evening, guys. गुड इवनिंग सर। सॉरी, आज स्कूल गया था। हाँ सर, सर लीव लगा दी उनने मेरी। आज की। हाँ, आज स्कूल गया था मैं, वो मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं पहले 2 पीरियड के बाद आ गया घर। उन्हें लीव लगा दी, मेरी 95 से 90 हो गई। किसने लीव लगा दी? मुझे नहीं पता, लीव आई है मुझे, मैसेज आया था। ओह लीव। हाँ, वो उसका तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता। मेडिकल से कोई जल्दी चला जाता है तो उसका फिर लीव लग जाए। अरे तो बट आया तो था स्कूल। देखते हाफ हैं, डे हो लगा जाएगा। देते। नहीं नहीं, हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं करो। हम्म। नौटंकी है, फालतू का मेडिकल लगा दिया। वो 95% पे रो रहा है। हम जैसे लोगों को देख 40-50% अरे बैठते हैं। 95 से 92, ये 5% गिरी है, उस चीज पे रो रहा हूँ। लाइक अगर लाइक 91 से 90 होती तो हमारे फर्क से नहीं लोगों को पड़ता, देख एक दो चालीस परसेंट ऊपर, परसेंट 5% गिरना बड़ी तू तो बात होती फर्जी है। है ना कृष्णा, तू तो फर्जी है ऐसे भी। अच्छी खासी स्ट्रीक मेंटेन कर रखी थी, बस एक लीव के साथ। वो आया था। वाह, कुबेर। कुबेर आया था। सर अभी मेरी स्ट्रिक चल रही उसी है के चार कारण तो दिन घर की। जल्दी जाना पड़ा। क्या बोल रहा है कृष्णा? सर स्ट्रिक चल रही, 4 दिन लगातार बिना छुट्टी करे स्कूल गया हूँ। बधाई है। थक नहीं गया तू? नहीं नहीं सर, आज लग रहा था आज क्लास में बैठ के। ओके, चलिए क्विकली टर्न ऑन योर वीडियोस, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सर आज आज टेस्ट क्लास डिस्कस नहीं करेंगे क्लास आप भी टेस्ट। वीडियो टर्न। नहीं, अभी टेस्ट चेक ही नहीं हुआ, डिस्कस कहाँ से होंगे? अरे सर, सर बस एक बार फिफ्थ क्वेश्चन बता दो, आप वो नहीं आ रहा था। अभी नहीं, जब मैं डिस्कस करूंगा तब करूंगा। स्टार्ट करें? कृष्णा, तुम नहीं दिख रहे हो मेरे को। सर 1 मिनट और प्लीज। ओके, चलो बाकी लोग इधर पे फोकस करें। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो हमने काफी चीजें थ्योरी डिस्कस करी थी और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस चैप्टर में हम गुडविल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। ठीक। फिर हमने देखा था कि इसको कैलकुलेट करने के दो तीन मेथड रहते हैं। पहला रहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे बेसिक मेथड है, सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड है। इसके अंदर दो सब मेथड्स हमने देखे। वो हमने देखा, एक देखा हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हमने देखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमने काफी सारे केसेस डिस्कस करे। नाउ हम लोग आ रहे हैं अपने सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आखिर है क्या? और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड का इन्वेंटर मैं ही था। मेरे पिछले जन्म में मैं एक इकोनॉमिस्ट था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने जब एवरेज प्रॉफिट मेथड जब कैलकुलेट करे थे, उन्होंने बोला कि यार देखो भाइयों और बहनों, गुडविल क्या होता है? जो आपकी फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में बताता है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो इसलिए आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट ले लो, कि आप अपने बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हो और उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको गुडविल पता चल जाएगी। तो बहुत सालों तक ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर मैं पैदा हुआ। तो जब मैं पैदा हुआ था तो हवाएं तेज चलने लगी थी और आसमान नीला हो गया था पूरा का पूरा। वैसे तुमको पता नहीं है, वैसे ही नीला रहता है, बट एनीवेज। सो देयर इज समथिंग हैपन। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं अब इकोनॉमिक्स पढ़ा। किसी स्कूल नहीं गया मैं। रात को लाइट नहीं होती थी तो अगरबत्ती के नीचे पढ़ता था मैं। ऐसे करते 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 मैं
इकोनॉमिस्ट बन गया, और मैंने इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखा और मेरे मुंह से फटाक से एक गाली निकल गई, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि हमारा फैमिली क्लास है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो मैंने उनको बोला कि यार एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले ये बोल रहे हैं कि आप अपने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने बोला भाई साहब, अगर आप इस मेथड से जाओगे तो एक छोटी सी पान की गुमटी है, पान की घुमटी, तो ये भी प्रॉफिट कमाता है। ये भी प्रॉफिट कमाता है, तो इसका प्रॉफिट भी होगा, तो इसका भी एवरेज प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो होगा, उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी भी गुडविल निकल जाएगी। सो इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो मुझे जो बाकी इकोनॉमिस्ट थे बुड्ढे बुड्ढे बोले, यार तुम कल के बच्चे पैदा हुए हैं, अभी दूध के दांत भी नहीं तुम्हारे गिरे हैं और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करो। मैंने बोला देखो, ज्ञान जो होता है वो उम्र पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इनबिल्ट होता है, वो अर्न करना पड़ता है। तो मैंने उनको बहुत ज्ञान पेला, जैसे मैं क्लास में पेलता हूँ। तो फिर भी उन्होंने मुझे दो चार गालियां दी। मैंने बोला एक बात, फिर मेरे को लगा प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो मैं तुम लोगों की हेल्प ले रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। मुझे बताओ गुडविल का मतलब क्या होता है? सर एक एसिड होता है। और क्या बताया था मैंने गुडविल का? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न। रेपुटेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या बोला था मैंने? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन से जो बिजनेस कर रहा है उससे एक्स्ट्रा नहीं कमा पा रहे हो, तो व्हाट्स द डील? गुडविल का मतलब ही ये होता है, गुडविल आपको एक्स्ट्रा अर्निंग। एक नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल बंदा भी प्रॉफिट कमा लेगा, नॉर्मल बिजनेस करके भी, ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाकर भी कमा लेगा। बट गुडविल तो तब मानी जाए कि जब आप एक नॉर्मल पर्सन जितना कमा रहा है उससे भी ज्यादा कमाने लगो, तो हम बोल सकते हैं कि यार आपकी गुडविल है, दैट्स व्हाई यू आर अर्निंग हायर प्राइस, हायर प्रॉफिट्स। सो जैसा कि आप लोगों ने बोला, मैंने बोला तुम लोगों को इतने समझ में नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे जो है वो समझने जा रहे हैं। तो क्या एवरेज प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है? एवरेज प्रॉफिट तो किसी का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, समझो पानी पूरी इंडस्ट्री है। तो पानी पूरी के इंडस्ट्री में 20% का प्रॉफिट नॉर्मली हर पर्सन कमा लेता है। ठीक है ना, ये एक इंडस्ट्री एवरेज दे दिया उन्होंने हमको कि इंडस्ट्री में जो भी पानी पूरी लगाता है 20% प्रॉफिट तो कमा ही लेगा, एक नॉर्मल इंसान भी। ठीक। मैंने इस पानी पूरी के बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए। ठीक है। और इसको ईयर ऑफ परचेज समझो, ले लो 3, तो 45,000 मेरी गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट आप देखो एक नॉर्मल इंडस्ट्री एवरेज कितना है? 20%। 20% मतलब अगर मैंने 1 लाख लगाया है तो मुझे 20,000 तो कमाना चाहिए था, मैं कितना कमा रहा हूँ? 15,000। मतलब मैं इंडस्ट्री के नॉर्मल एवरेज से भी कम कमा रहा हूँ। तो क्या मेरी कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है? ना। एज पर द डेफिनेशन ना, बिकॉज गुडविल इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। आप तो एक्स्ट्रा छोड़ो, आप तो इंडस्ट्री का एवरेज भी नहीं कमा पा रहे हो जो एक नॉर्मल पर्सन कमाता है। पर आपके मेथड से तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 15,000 आ रहा है, उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करो, मेरी गुडविल निकल जाएगी। सो मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया कि मैं छोटा हूं पर मेरी उम्र पे मत जाओ, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, अथाह है। तो उन्होंने बोला हाँ भाई बोल। मैंने बोला देखो, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है गुडविल। सो एज पर योर मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो बोला अच्छा तू ज्यादा शाना है ना, तू ही बता दे। मैंने बोला देखो, गुडविल तुमको निकालना है ना, जो तुमने फॉर्मूला दिया है वही यूज करो। बस एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट की जगह एक नया प्रॉफिट ले लो, उसका नाम दे दो सुपर प्रॉफिट, और इसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करो, तो जाके आपका गुडविल निकलेगा। तो जैसे ही मैंने उनको बोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने एक नया वर्ड दे दिया, सुपर प्रॉफिट। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज दिस सुपर प्रॉफिट? तो मैंने बोला सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक नॉर्मल बिजनेस से कितना एक्स्ट्रा आप कमा पा रहे हो। मतलब यू टेक योर एवरेज प्रॉफिट, आप कितना ऑन एन एवरेज कमाते हो, उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब उस इंडस्ट्री में नॉर्मली जो भी प्रॉफिट कमा रहा सकता है। जैसे इंडस्ट्री का नॉर्मल एवरेज कितना है? 20%, मैंने एक एग्जांपल दिया था। और आप कितना कैलकुलेट कर
पैसा लगा रहे हो 1 लाख रुपए, मतलब 20,000 रुपए नॉर्मल इंडस्ट्री का प्रॉफिट है, और उसको एवरेज प्रॉफिट से माइनस करो। अगर आपका ये फिगर पॉजिटिव में आता है तो ये सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है इंडस्ट्री के नॉर्मल प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट कितना एक्सेस में है, उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ में आया व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट एक नॉर्मल इंसान जो कमाएगा उससे आपका प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। किसी को डाउट सुपर प्रॉफिट होता क्या है? ठीक है, तो बोला सर ओके एवरेज। हाँ कौन बोलो। सर मुझे समझ में ही नहीं आया है, पता नहीं क्या है। मैंने बोला मैंने बोला सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। हमने बोला गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो। तो वो कैसे निकलेगा? आपके नॉर्मल प्रॉफिट ले लो। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन एन इंडस्ट्री, एवरेज इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना मार्जिन चलता है? जैसे बोलते हैं कपड़ा बिजनेस में 5% का मार्जिन रहता है, दैट इज इंडस्ट्री मार्जिन। मतलब एक नॉर्मल बंदा भी बिजनेस करेगा तो वो उतना कमा लेगा, 5%, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। उसको कंपेयर करो अपने एवरेज प्रॉफिट से कि आप कितना कमा रहे हो, इन दोनों को माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो। वो एक्स्ट्रा ही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, ओके, एवरेज प्रॉफिट तो हमको निकालना आता है। हमने अभी पिछला मेथड करा था एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज तो सबको ही निकालना आता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया कि मेरी कंपनी जो है ऑन एन एवरेज 25,000 रुपए कमाती है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हमको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप ले लो कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आपने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, इसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला, फॉर एग्जांपल पानी पूरी की इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। मतलब एक आम आदमी भी नया बिजनेस खोलेगा तो 20% कमाई लेगा। अच्छा, आपने कैपिटल कितनी लगाई है? 1 लाख रुपए। सो 1 लाख का 20%, मतलब 1 लाख रुपए लगाकर कोई भी बंदा ऑन एन एवरेज नॉर्मली 20,000 रुपए तो कमा लेगा। पर मैं कितना कमा रहा हूं? मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,000। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को आप ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका गुडविल आ जाएगा। समझ में आया? सर इसको, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा क्या? यस, ये हमको दिया होगा हमेशा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट में एक और एंगल से अभी आप लिख लेना, एक और एंगल से मैं सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए, और मेरा ऑन एन एवरेज मेरा जो प्रॉफिट होता है ये होता है 27,000 का। ये मेरा प्रॉफिट है। और हमको बोला कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में ना वो चल रहा है 9%। मतलब नॉर्मली कोई भी बिजनेस करेगा तो इस इंडस्ट्री में 9% का उसे प्रॉफिट होने के चांसेस है नॉर्मली। सो अगर मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं और मैं 2 लाख लगा के 27,000 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक, अगर यही 2 लाख एक नॉर्मली बंदा परसेंट लगाए कमाए लगाए तो कितना परसेंट कमाएगा? 9%। मतलब 2 लाख का 9%, 18,000। मीन्स 18,000 नॉर्मली कोई भी बंदा इस बिजनेस में कमा सकता है, और मैं कमा रहा हूँ 7,000। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ 9,000, दिस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। लॉजिक समझ में आया सबको? ठीक है। सो आपको क्या क्या याद रखना है कि गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज।
सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकलता है, ये हमने अभी पिछले मेथड में कर लिया था। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हमें कैपिटल भी क्वेश्चन में बताएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दे देगा, सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबको लॉजिक क्लियर है? सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। सो ये ज्यादा बेटर मेथड है, ज्यादा लॉजिकल मेथड है। सिद्धार्थ समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। अभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर बस एक डाउट था, हम्म। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी एक ही जरूरत मेथड। क्यों पड़ी? बेटा नए नए मेथड क्यों बनते हैं? रिफाइन होता है ना चीज। तो मैंने बताया ना कि वो पुराने इकोनॉमिस्ट थे जो वो थोड़े से ओल्ड स्कूल थे। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ आया था। अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि आपने वो पढ़ा है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में? हाँ सर, उसमें मैंने पढ़ा है। कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी है। तो आपको पता है वो ऑर्डिनल, सॉरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने इन्वेंट करा था? सर 10th में पढ़ा था, याद नहीं अभी। वो इसमें उसमें एक पर्सन का नाम था एलेक्स। वो एलेक्स मैं ही हूँ, पिछले जन्म में मैं ही था। डन, क्वेश्चन करें? ठीक। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला, देखूं किस लेवल के क्वेश्चन दिए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा अ फर्म इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन द बिजनेस। द प्रॉफिट्स ऑफ past 3 years are 2024, 2025, 2026। 60,000, 1 लाख, 1,40,000। The normal rate of return in the business is 8%. Find goodwill at 4 years of purchase of super profit। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया, बोला गुडविल का कैलकुलेशन करो। सो हम सिंपल कैसे करेंगे? सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट माइनस और इंटू ईयर ऑफ परचेज। ठीक। अब हमें पता है सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमें पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है,
सो एवरेज का प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तीनों का एवरेज निकाल देंगे। तो 1,60,000 और 1,40,000, 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 1 लाख। अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल हमने बिजनेस में कितनी इन्वेस्ट करी है? 5 लाख रुपए। और इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। तो 5 लाख इंटू 8%, कितना आएगा? 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट इज 40,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आएगा 60,000। ये 60,000 आ गया। और ईयर ऑफ परचेज अपने को कितना दिया हुआ है? 4 ईयर्स ऑफ परचेज। इंटू 4 कर देंगे तो हमारी जो गुडविल का आंसर आएगा वो आएगा 2,40,000। सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है ये वाला। मैंने बोला हमें जितनी मेहनत करनी थी ना खतरनाक वाली, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये कुछ चैप्टर बहुत मस्का है। डन, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए। याला सर, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाना जरूरी है कि हम डायरेक्ट यूज कर लें? ऐसे ही कैलकुलेट हो जा रहा है मैं। कैलकुलेट कर सकते हैं।
सर डन। कितना है? सर 1,60,000। और बाकियों का? सबका आ गया 1,60,000? नहीं आया तो मैं सॉल्व करके बताऊं? टोटल मेरा भी 1,60,000। आ गया 1,60,000? हम्म। ठीक है, लावण्य का भी आ गया। सिद्धार्थ आ गया? सिद्धार्थ आंसर आया? ठीक है, आगे बढ़े कृष्णा, आगे बढ़े। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय जी एंड कंपनी इज 3,60,000। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में इसने अपने को एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये एवरेज प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 20 लाख, ये कैपिटल है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%, ये भी दे दिया। अब एक नई चीज दे दी, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹60,000 पर एनम। ठीक, अब ये मुझे बताओ, मैनेजमेंट कॉस्ट एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है कि नॉर्मल होता सर नॉर्मल एक्सपेंस होता है तो माइनस होगा ही होगा। है ना? तो नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 दिया है, उसमें से आप ये 60,000 माइनस कर दोगे, पार्टनर्स का रेमुनरेशन। तो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, उस एवरेज प्रॉफिट को आप यूज करोगे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। सो करके देखिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर आंसर आ गया। सब 2 लाख। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख, बाकियों को भी कैलकुलेट करने दो। 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आ गया, वेरी गुड। पार्थ आ गया 2 लाख? लावण्य, सौरेश, पार्थ, ओ सॉरी सिद्धार्थ। आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सो मतलब सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस तो कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये एक काम करो, 18th वाला क्वेश्चन भी कर लो लगे हाथों, उसके बाद आगे बढ़ो। 18th वाला।
जिसका आंसर आ जाए बता दूं। सर 1,35,000। 1,35,000। जिसका भी सेम आंसर आया थम्स अप कर देना। और किसी का नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। कृष्णा आंसर आ गया। सौरेश, अनंतिका। आंसर आंसर कितना है? 1,35,000। मेरा गलत आ रहा है। कितना आ रहा है? मेरा 2,10,000 आ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, आंसर आ गया। तो तुम्हारे माइक में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, ठीक कर लेना। चलिए मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पार तेरा आ गया। यस सर। तो पहले मेरे ये आया था सर। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होता है जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें दो प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल जो इसकी दी हुई है, कैपिटल 5 लाख रुपए दी है और 15% दिया, तो 5 लाख का 15% आप लोग निकाल लो, 5 लाख इंटू 15%, आई थिंक इट विल बी 75,000। ये हमारा आ गया नॉर्मल। और एवरेज अपने को निकालना है लास्ट 3 इयर्स का, तो 150, 180 और 2,10,000, तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 5,40,000। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1,80,000। तो 1,80,000 अपना एवरेज प्रॉफिट आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को ये बोला है एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट इज ₹60,000। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है उसमें से आपको इस 60,000 को भी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन नॉर्मल एक्सपेंस। तो 1,20,000 विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। अब आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 75,000। तो ये आ जाएगा 45,000। 45,000 इज अवर सुपर प्रॉफिट। और ईयर ऑफ परचेज अपने को दिया है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,35,000 हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट मेथड इज अ इजी मेथड। अब आते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स चीज पर। किसी को कोई डाउट हो अभी भी पूछ सकता है ना? ओके। अब इसकी कॉम्प्लेक्स चीज पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए। क्या बोल रहा है? लविथ एंड कंपनी gave following information to calculate the value of goodwill by super profit method. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को दिया है 15%। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। तो क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम इसी को ही अपना एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। ईयर ऑफ परचेज हमको दे दिया
सही। लेकिन इस क्वेश्चन में ना पार्टनर्स कैपिटल ओ बिजनेस की कैपिटल की जगह इन्होंने बहुत सारी चीजें दे दी, पार्टनर्स कैपिटल दे दी, क्रेडिटर दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, ये सारी चीजें दे दी, मतलब इन्होंने कैपिटल डायरेक्ट नहीं दिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 19 में, तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी कैपिटल नहीं दिया और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दिया है। सो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है सुपर प्रॉफिट मेथड में वो सिर्फ यही आ सकती है कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी होगी तो आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अगर क्वेश्चन में मुझे कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो हम वो कैसे निकालेंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच होते हैं, दो तरीके होते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है। पहली अप्रोच होती है हमारी एसेट्स अप्रोच, और दूसरी होती है हमारी लाइबिलिटीज अप्रोच। ये किस चीज की अप्रोच है, किस चीज का मेथड है? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। वो मेरी गलती से मेरे से बटन क्लिक हो गया। हाँ, किस चीज का, क्या चीज सीख रहे हैं हम लोग, तो ये जो दो मेथड मैंने बताया वो किस चीज के मेथड है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल निकालने के। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है या कोई ना कोई कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें अगर, तो फिर हमें कैपिटल निकालना पड़ेगा। वो निकालने के दो मेथड है अपने पास, दो तरीके हैं। एक है एसेट अप्रोच, एक है लायबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच का मतलब क्या है, अगर आप एसेट साइड के थ्रू कैपिटल निकाल रहे हो तो एसेट अप्रोच, लायबिलिटी साइड के थ्रू निकाल रहे हो तो लायबिलिटीज अप्रोच। ठीक। अच्छा। तो मैं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटी सी बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पर आपको फिक्स एसेट्स दिए हैं, यहाँ पर आपको करंट एसेट्स दिए हैं, यहाँ पर आपको कैपिटल दिया हुआ है, और आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दी हुई है और करंट लायबिलिटी दी हुई है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अगर आपको ये फिगर फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करोगे? सर एसेट्स को प्लस कर देंगे, लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। हाँ, तो आप क्या करोगे? सर मैं ये वाले साइड का टोटल ले लूंगा, इसमें से ये वाली चीज माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो कैपिटल होगा। यस और नो? ठीक है। सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखी है 11th क्लास में। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहीं से ही कैपिटल फाइंड आउट करना है तो एसेट माइनस लायबिलिटी। तो कृष्णा ने बोला सर एसेट को ले लो, उसमें से कैपिटल माइनस कर दो तो आपके पास लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी। ठीक है। तो जब इस अप्रोच से हम लोग अपनी कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं आप एसेट अप्रोच, क्योंकि हम लोग ने एसेट साइड का सहारा लिया है यहाँ पर। सहारा तो दोनों साइड का लिया है, बट मेजर सहारा हमने एसेट साइड का लिया है। एक मिनट। हाँ। तो एसेट अप्रोच में आपका फॉर्मूला कैपिटल कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज नहीं लिखा मैंने, एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखा, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज में फिर कैपिटल भी आ जाएगा, पर हमें कौन सी लायबिलिटीज लेनी है? ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। हमें क्लियर? ठीक है। और लायबिलिटीज अप्रोच का मतलब क्या होता है, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें ले लो, मतलब यही, इस डायरेक्ट यही मिल जाए। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है एक कैपिटल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, प्लस कोई रिजर्व्स, प्लस कोई प्रॉफिट, माइनस कोई लॉस। सर अगर कैपिटल दिया होगा तो हम कैपिटल निकाल कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाऊँ, बता रहा हूँ।
हाँ सॉरी सॉरी, तुम्हारा क्वेश्चन प्लीज रिपीट करो एक बार। अगर कैपिटल दिया हुआ है जो हमें यूज जो निकालनी है, तो लाइक हम फॉर्मूला में कैसे प्लस कर सकते हैं उसे? हाँ तो कैपिटल मतलब, अब देखो हमारे लिए कैपिटल का मतलब क्या है, पार्टनर की कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ऐड कर दो। लेकिन हम्म। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल हम्म। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पार्टनर, विच इज अ पार्ट ऑफ पार्टनर। सो हमने देखो क्या निकाला, हमने कैपिटल नहीं लिया है सिर्फ, हमने हम्म। उसमें रिजर्व भी जोड़ दिया, क्योंकि रिजर्व भी उन्हीं के ही है। हमने उसमें प्रॉफिट भी जोड़ दिया है, तो प्रॉफिट भी उन्हीं का ही है। और लॉस को माइनस कर दिया, क्योंकि लॉस भी उन्हीं का ही है। सो अगर क्वेश्चन में ये अलग से दिए हैं, तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करके फिर जो कैपिटल आएगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें, ये तो सिंपल है, इसमें किसी को डाउट हो तो पहले बता दो, अगर कोई भी डाउट हो तो। नहीं, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, ध्यान देना, कहीं पर भी दिमाग खराब हो तो पूछ लेना दोबारा। अब जब कैपिटल निकालते हैं ना, तो कुछ चीजें हैं, दो स्पेशली दो चीजें हैं जो कैपिटल का पार्ट नहीं होती, मतलब वो हमारे एसेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे अपनी कैपिटल का पार्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, आइटम्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कौन कौन सी चीज है, एक तो होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये दो चीजों को हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं कंसीडर करना है। इसीलिए जब चाहे मैं एसेट अप्रोच यूज करूं, चाहे हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच यूज करें, इन दोनों चीजों को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फॉर्मूले में से आपको माइनस करना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर टोटल एसेट्स ले लिया था, तो टोटल एसेट्स में तो सारे एसेट्स आ चुके होंगे। बट अभी अभी हमने सीखा कि फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट्स का कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं, तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा ताकि उनका इफेक्ट जो है वो हट जाए। सो जो टोटल फॉर्मूला बना मेरा, वो क्या बना, कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट अप्रोच से आप तो सिंपल टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कर दो, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दिए और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए तो वो भी आप माइनस कर दीजिए। ठीक है। सिमिलरली जब आप लाइबिलिटीज अप्रोच से जाओगे, तो अगेन आपको इसमें से भी वही काम करना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट्स को और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये हमारे एक्चुअल फॉर्मूला हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके आने, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे चले। ओके।
सबने नोट कर लिया? चलिए, सो क्वेश्चन क्या आना चाहिए अपने दिमाग में कि सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, और सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो ये दो क्वेश्चन अपने दिमाग में आने चाहिए। क्या किसी को पता है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? Sir, assets that come into existence on passing an entry. ओके, मतलब शी इज ट्राइंग टू से सर वो एसेट्स जो सिर्फ एंट्री पास करने के कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमारे एसेट्स होते नहीं। तो फिक्टिशियस एसेट नाम ये फिक्शन है, फिक्शनल एसेट्स हैं। एक्चुअली एसेट्स वो चीज होते हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का खर्चा किया है, जिससे हमारा फ्यूचर में फायदा होगा। पर फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो सिर्फ एंट्री पास करने के कारण, उनके नेचर के कारण वो एसेट साइड पर दिख रहे हैं, पर एसेट साइड एसेट जैसा कोई उनका काम नहीं होता है। तो शी वॉज ट्राइंग टू से दिस। किसी और को पता है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता सर ये एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग एसेट शो करते हैं। है? हाँ सर, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो, और जिसको हम एसेट की तरह शो करते हैं, वो एसेट है नहीं पर हमारी मर्जी मजबूरी है। जैसे आपने एक लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट करा, आपने एक एडवर्टीजमेंट करा और वो एडवर्टीजमेंट इतना हैवी हो गया, पहले आपको नहीं पता था कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, पर अब वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने लगा। तो आप उसको एसेट साइड पे लिखोगे, पर वो एक्चुअल में आपका एसेट है नहीं, वो कोई आपकी प्रॉपर्टी है नहीं। सो फिक्टिशियस एसेट, ये तो टेक्निकल टर्म्स है जो मैंने आपको समझाया, वो टेक्निकल टर्म्स है। सिंपल लैंग्वेज में फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं हमारे लॉसेस एंड expenses shown on the asset side of balance sheet। सो लॉसेज और एक्सपेंसेस एक्चुअली पी एंड एल में दिखाए जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम एंट्री और सम अकाउंटिंग रीजन उसको हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। सो इन शॉर्ट, अगर किसी कुछ भी नहीं याद रखना हो तो सिंपल याद रखो, फिक्टिशियस एसेट्स लॉसेज होते हैं जो बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं। तो हमारे सिलेबस में फिक्टिशियस एसेट नाम पे हमको क्या क्या याद रखना है? हमको याद रखना है लॉसेस, वो लॉसेस जो एसेट साइड पे दिया हो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। जनरली प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में दिया है डेबिट बैलेंस, इसका मतलब वो आपका लॉस है, और वो लॉसेस हमारे फिक्टिशियस एसेट होते हैं। और कौन सा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था ना, जो हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया आपने, वो वाला। और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर किसी को और कुछ नहीं भी समझ में आए, ये याद रख लेना, ये तीन टर्म्स आपको जैसे ही दिख जाए समझ लेना ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको हमें हटाना है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ना। सर ये थर्ड वाला क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर बेटा ये यही होता है। देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है वो क्या होता है? आपने हैवी एडवर्टीजमेंट करा है, इसलिए आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। तो इसी का ही दूसरा नाम होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी में ही था एक डिफर्ड रेवेन्यू। मतलब वो एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट क्योंकि वो इतना हैवी हो गया है तो अब हम उसे बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं और स्लोली स्लोली राइट ऑफ करेंगे। सो ये दोनों होते सेम चीज है, पर नाम अलग अलग कभी कभी यूज हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं दिखाऊं कैसे दिखता है, ये देखो। हम्म, ये देखो, इस बैलेंस शीट में ये वाली चीज देखो, क्या लिखा है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये वही चीज है, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट क्लियर है?
अब आते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? और सर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब भी क्या होता है ये भी बता दीजिए। सो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अलग से यहाँ पर लिखकर दूसरी पेन से लिखता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एक होते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमारा काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। वन ऑफ आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट, हमारा काम है रेगुलर। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारी बिजनेस की कैपेसिटी को बताता है, वो एक्चुअली हमारा एसेट की तरह हमें उसे शो करना है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमारा बिजनेस नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, बट क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स रखे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूं। मतलब हम जैसे लोग आम नॉर्मल बिजनेस जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये समझ में आया? और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम हटाते इसलिए हैं क्योंकि वो नॉन ट्रेड है, वो आपके बिजनेस की कैपेसिटी या बिजनेस की इफिशिएंसी को डिपिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको शो नहीं करते, उसको हम गुडविल के कैलकुलेशन में उसको हम हटा देते हैं। एसेट साइड पे दिखाते तो है बैलेंस शीट में, बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल, क्योंकि गुडविल हमें क्या बताती है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। और ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हमारा काम नहीं है, तो हमारी बिजनेस की इफिशिएंसी को डिपिक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए गुडविल के वैल्यूएशन के वक्त इसको हम हटा देते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमें हटाना है, माइनस करना है। ठीक है। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया और बताया नहीं है कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? बताइए, गेस करिए। सर नॉन ट्रेड। ऐसा क्यों बोला पार्थ तुमने? सर क्योंकि हम लोग यूजुअली बिजनेसेस अपने प्रॉफिट में से जो एक्स्ट्रा होता है उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं rather than रेगुलर बेसिस पे। हाँ, तो व्हाट आई थिंक पार्थ इज ट्राइंग टू से कि सर, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली, हमने जनरली जो बिजनेस होते हैं उनका काम नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करना। सो जनरली इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन कि आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है कि नहीं है, इसका मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक तरीके का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। एम आई क्लियर? सो आप क्या याद रखेंगे? अगर आपको बाकी चीजें याद नहीं रख है तो आप सिंपल याद रखेंगे, इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, दे आर ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको उसको नॉन ट्रेड मानना है, और नॉन ट्रेड मानकर आपको उसको हटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। सो एक और बार गो थ्रू कर देते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो हमने क्या पढ़, अच्छा पहले लिख लीजिए, सॉरी। चले आगे बढ़े। ओके। सो हमें क्या याद रखना है? कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त आप कैपिटल एसेट साइड से कैलकुलेट करेंगे या लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही मेथड में हमें फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, लॉसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों सेम चीज रहते हैं। और इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है। जब बोलेगा कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तभी हम उसको छोड़ेंगे बस।
ठीक है। सो इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक इस क्वेश्चन में आप मुझे कैपिटल निकाल के बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कैपिटल तो बस में का क्लास खत्म करने वाला भाई। नो, डिस्टर्ब नहीं करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 में आप मुझे कैपिटल निकाल के बता दीजिए। कौन से अप्रोच से निकालेंगे? पहले लाइबिलिटी अप्रोच से निकालिए, लाइबिलिटी अप्रोच से। सर दोनों मेथड से वैसे आंसर सेम आना चाहिए ना। सेम आना चाहिए। सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्लास में अपना माइक चेक करके बैठना। समझ में आ रहा है जो भी किया है? सर आ गया। कितना? 15 लाख। 15 लाख। एसेट अप्रोच से भी तुम कैलकुलेट कर लो जब तक दूसरों का। और नहीं आया किसी को तो बिंदास होकर बता दीजिए, सर नहीं आ रहा, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूं। जनरली हमने देखा है कि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है सुपर प्रॉफिट में, बट सिलेबस का पार्ट है, हमें करना है अच्छे से, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आगे सबका आगे, सॉरीश, लावण्या, है ना? सो मैं फिर भी एक, मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए पर्सनल, तो मैं खुद करके बता देता हूँ एक बार। सो लाइबिलिटीज अप्रोच से आपका कैपिटल कैसे निकलता है? आप ले लेते हो पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो पार्टनर्स कैपिटल हमें दी हुई है 5 लाख, 5 लाख मतलब 10 लाख अपने को दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख एंड 50,000 दिया हुआ है, तो प्लस कर देंगे 5,50,000। क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं। और इधर आ जाए, लॉस, लॉस भी नहीं दिया हुआ है। एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको माइनस कर देंगे 50,000। और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बताया हुआ है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, हो गया। 1550 माइनस 50 आपका 15 लाख आ जाए। सिंपल। ओके। उसके बाद आप एसेट अप्रोच से अगर आपको कभी कैपिटल कैलकुलेट करना हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस सेम वही फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। देख लेते हैं। सो इधर क्या बोल रहा है? टोटल एसेट्स कितने हैं अपने पास? 19,50,000
माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है? सर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, अब बस यही दो रिजर्व। है। हाँ। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लाइबिलिटी होता है दादा? ठीक है, ये दोनों ही हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो दो और एक, तीन और एक, चार, माइनस 4 लाख, ये हो गया। इसके बाद 50 शेयर, ये 50,000 दिया हुआ है, माइनस 50,000। क्या इस 2 लाख वाले इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे? अनंतिका, माइनस करेंगे क्या 2 लाख वाले इन्वेस्टमेंट को? नहीं करेंगे। तुम्हारा ध्यान नहीं था, नहीं था ना ध्यान? पता है इतनी सी छोटी चीज है, क्लास में करवाएंगे भी नहीं दूसरे। मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहे हो। क्या मतलब है? इससे अच्छा तो बेटर इस टाइम पे सो जाए। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज। दैट्स बैड है ना? मुझे नहीं, आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मैं चाहता तो इस पार्ट को स्किप कर देता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं हटाते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटाते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो आप यहां से भी माइनस करेंगे, 19,50,000 माइनस 4 माइनस 50, 15। 15 लाख। ठीक है, तो ऐसा ही आता है। अब इसकी नेक्स्ट वैरायटी जो है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। और हो सकता है कल अपना चैप्टर खत्म हो जाए, मे बी पॉसिबल। ठीक है, और अगर खत्म हो जाएगा तो फिर अपन एग्जाम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो टेस्ट का डिस्कस करेंगे। कल तो नहीं करेंगे क्योंकि कल तो मैं कॉपी चेक करूंगा आप लोग। ठीक है, किसी को आज की क्लास में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? सर आज जैसे प्रॉफिट और लॉस इसमें से प्लस और माइनस होता है लाइबिलिटी अप्रोच में, तो वो कैसे दिया रहेगा, मतलब समझ कैसे वो कैसे दिया दिया रहेगा? सम ओके ओके द ओके क्वेश्चन। ओके, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। ये चीज बोलना भूल गया था, तो मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको, जैसे हमने दूसरी चीजें लिखा। सो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कौन सा प्रॉफिट प्रॉफिट है या लॉस है? क्योंकि लॉस अलग से लिखा नहीं रहता, कभी आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों P&L अकाउंट के नाम से दिए रहते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए चाहिए तो अपने इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है सो इट इज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इट इज ऑलवेज लॉस। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया और कोई नहीं बताया डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो बताइए वो प्रॉफिट है कि लॉस है? सर ऑफ कोर्स लॉस है। प्रॉफिट है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट है। प्रॉफिट। क्यों? कृष्णा, शायद तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। प्रॉफिट जो है वो लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट एसेट नहीं होता है। क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपने हाँ पास नहीं। वो, क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण द प्रॉफिट इज अर्नड बाय द बिजनेस बट इट बिलोंग्स टू द ओनर्स। इट डज नॉट बिलोंग्स टू द बिजनेस, सो प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, और अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पर दिया है तो वो आपका लॉस कहलाता है। ये याद रखना, ये आगे भी हमें दूसरे चैप्टर्स में काम आएंगे। लावण्य, आई होप क्लियर है अभी? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टुडेज क्लास, या फिर कुछ और, नॉट अबाउट द टेस्ट। अच्छा, वैसे टेस्ट गया कैसा था तुम लोगों का? सर वो लास्ट वाली एंट्री है तो समझ ही नहीं आई। बाकी ठीक था? सर आपने वो क्वेश्चन 5 लिया कहाँ से था?
कौन सा वाला? जो लास्ट वाला क्वेश्चन था पेपर में। थोड़ा सा बताओगे क्या था उसमें? सर वो जर्नल एंट्री करनी थी, फिर उसमें आखिरी में तो समझ में नहीं आया क्या करना था। 10 मार्क्स वाला, 10 मार्क का क्वेश्चन था। नहीं सर सर, 8 8 मार्क मार्क का आता था। था। हाँ हाँ, लास्ट, सबसे लास्ट वाला 8 मार्क का हाँ क्वेश्चन सर, जिसमें वही वही। एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्रीज करनी थी। हाँ सर, उसका हाँ सबसे वो गंदा था पार्ट बी। हाँ वो सर, वो आपके, हुआ ही नहीं। आप लोगों ने ना, आपने बुक खोल के देखा ही नहीं है। मैंने बुक से ही क्वेश्चन दिया है वो वाला। सर मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को मिला ही नहीं। मैं बताता हूँ, रुको। मैंने आपको बोला था ना, मैंने उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन दूंगा। वो आईएससी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। आई थिंक 24 का क्वेश्चन है वो। अ, आप आ जाइए पेज नंबर 1.104 पर। पास्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें। सर कौन सी बुक में? हाँ, टीएस ग्रेवाल में है, डीके गोयल में भी है। हाँ, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 93, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करा था बस। ये 93 वाला थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको मैंने थोड़ा इजी बना दिया, या फिर मेरे ख्याल से एज इट इज क्वेश्चन दिया है मैंने। सर बस एक डाउट था, वो हम्म। आखिरी वाले में आईओसी और उसकी एडजस्टमेंट टेबल बनी थी ना। हाँ, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ना वो। हाँ, वो टू बी एडजस्टेड और ऑलरेडी एडजस्टेड करके करेंगे ना। नहीं बनाया तुमने? सर बनाया। मैंने नहीं बनाया था, मैंने और उससे मैंने कहा तो था उल्टा कि कर दिया, बनेगा अलग नहीं। कर दिया सर। जब हम पेपर आखिरी में 9 बजे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था नहीं बनेगा, मैंने बोला नहीं बनेगा, बस सर नॉर्मल पीएनएल बन देखो, जाएगा। इतना इतना कॉन्फिडेंस था इसकी बात में, मेरे को लगा कि मैंने तो गलत कर वो, दिया। अरे भाई, सौरिश की तो यही क्वालिटी है ना, वो झूठ भी बोलेगा ना ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलेगा। भाई में एक ही टैलेंट तो है बस। भाई जब लिखा हुआ है रेक्टिफाई करना है, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, तो अरे आपका यार, टेबल मेरे बनेगा। दिमाग उस टाइम मेरे दिमाग में इतनी चला नहीं, अब लाइक जर्नल एंट्रीज है, अब बस गलती प्रॉफिट तेरी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है करने भाई, के लिए बोल रहे होंगे। तेरी सर नहीं है बेटा, बोलो। सर मेरे को 25 मिनट तो ये बात समझने में लगे कि एंट्री किस चीज की होगी। बस सौरिश की बातों में ना मत, सौरिश को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। हम्म। चलो ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द फुल पेपर। हम्म। सर इस अनंतिका, टाइम ठीक है बहुत गंदा तबीयत? क्वेश्चन था। एक मिनट रुको, अनंतिका से बात करें। तबीयत ठीक है अनंतिका? मेरी खराब है। थोड़ी खराब है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी अनंतिका। अभी से ही करती आओगी तो लास्ट में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो लास्ट में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो आपका, उसी में ही आप ये सबको बता दो कि मैं पीछे नहीं रहने वाला इस साल। आई जस्ट वॉन्ट दैट, कि इतनी तैयारी कर लो कि सर आप तो कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं बेस्ट अटेम्प्ट करके दूंगा। ठीक है, हो सकता है अभी जैसे आपने टेस्ट दिया है, आपके मार्क्स खराब अगर आते भी हैं, कोई नहीं, आप उससे लर्निंग लीजिए। उस टेस्ट के रिजल्ट के बाद आप ऐसे चुप करके बैठ मत जाइए, ओ माय गॉड मेरे कम आए। और कुछ लोग तो होते हैं जो सोचते हैं ठीक है अब तो हो गया टेस्ट। डोंट डू दैट। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, वो ये वाली जो टाइम पे क्लास ले रहे हैं ना, जनरली ये क्लास वो लेते हैं जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं। नहीं तो इस मेरा ये वाला जो स्लॉट रहता है ना, आई ऑलवेज टॉट टू गुड स्टूडेंट जो सीरियस है अपनी स्टडीज को लेकर। लास्ट ईयर मैंने 2 फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था इसी टाइम पर। दे वर सीरियस अबाउट दैट कि सर हमें इसी टाइम पे पढ़ना है, बिकॉज बाकी टाइम पे हम दूसरे काम लेते। सो यू आर, आप अपना, मैं भी अपना समय निकाल रहा हूँ, थक हार के बैठे हैं, आप अपना समय निकाल रहे हो सोने वाला, तो उसको सीरियसली लीजिए, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। कोई भी चीज ना कर रहे हैं ना, अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करने दीजिए। मेहनत करते रहिए, नहीं बनता है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, आप मुझसे पूछो, आप मेहनत तो करो पहले। आई एम विथ यू ऑलवेज, बिल्कुल आपके लास्ट पॉइंट तक मैं आपके साथ रहूंगा। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट गिव द एग्जामिनेशन, यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। मुझे आता है, आई विल बी विथ यू। आपको नहीं आएगा मैं समझाऊं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। लेकिन उसके लिए पहले आपको ट्राई तो कर, सर मैंने कोशिश करी, उसके बाद भी नहीं आया, देन आई एम ऑलवेज देयर। और आप कोशिश ही नहीं करोगे और बोलोगे कि सर आप करवा दो, तो फिर तो मेरे हाथ ऊपर है भाई, आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है।
और सर सिद्धार्थ, एक अपने को इस साल सिंसियरिटी चाहिए। अगर तुम यहाँ कंटिन्यू करते हो, सिंसियरिटी बिल्कुल, है ना, मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का रिजल्ट दिखना चाहिए। ठीक है। हाँ, बोल बात। सर, जो हमारा एडजस्टमेंट टेबल बनता है उसमें जो हम्म। ओमिट हुआ होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। नहीं बेटा, अपन 2B में वो लेते हैं जो ओमिट हो गया, और ऑलरेडी में वो लेते हैं जो हमने कर दिया। नहीं सर, जैसे अगर प्रॉफिट हमने सही रेशियो में बांटा है तो हम हम्म। प्रॉफिट को 2B में नहीं लेंगे ना। 2B में अगर बचा हुआ प्रॉफिट है तो अगर ठीक करने के बाद, जैसे आपने जो पहले प्रॉफिट बांटा था, अच्छा इसमें तो बढ़िया है, प्रॉफिट जो बांट दिया है वो ऑलरेडी में ले लो और नए रेशियो में 2B में डाल दो। चल छोड़ो, उसके इतना दिमाग मत लगाओ, आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं, नींद आ रही है सबको, मुझे भी आ रही है। हैव अ गुड सबकी नाइट गाइस, चेकिंग टेक कैसी केयर। जा रही है? थैंक यू आपकी सर। हाँ, चेकिंग वैसे आपकी क्या चेकिंग बोल रहे कैसी हैं? जा रही चेकिंग कैसी जा रही है बीएसटी अरे की? मत मत पूछो, आज तो पहली कॉपी चेक करी BST की, कितने मार्क्स है पता है? 8.5 आउट ऑफ 80। सर हमारा बच्चा बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं होगा। नहीं नहीं, वो मेरे पास ये वाला जो स्लॉट है ना, वो पूरा गांव खेड़े का है, कोलकाता में भी बिल्कुल, जो रिमोट एरियाज है वहां से आया है। तो सर पास नहीं करोगे, मतलब आप पास कर दो चारों को। भैया 8.5 को कहाँ से पहुंचाऊंगा मैं? नहीं, सर सेकंड कॉपी वाले सर के आए थे ग्रेस थर्टी मार्क्स। वन भाई ग्रेस मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 60 से कहाँ, 22 मार्क का कहाँ ग्रेस मार्क दूंगा मैं उसको? अगली बार से मुझे काउंसिल ही बोल देगा, भाई तुम निपट जाओ फिर। तो सर जय अच्छा है माता ना दी। आपके लिए, आपको चेकिंग करनी नहीं पड़ेगी बेटा स्कूल बीएसटी से की। सस्पेंशन मिल जाएगा। चलो ठीक है, अभी अब तुम्हें नींद, मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है नींद आ रही है। सर बाय। वैसी डांट, सर आज किस्मत ऐसी खराब चल रही है थोड़ी। क्यों, क्या हो गया? सर दुकान पे चोरी हो गई है? हाँ सर, किसी ने पत्थर मार के फ्रंट का ब्रेक इन कर दिया दुकान पे। अरे बाप रे, लंबी नुकसान हुआ क्या?